नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस और साथ साथ आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पर भी। हर सप्ताह हम आपके साथ एक बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट और एक ऐसा विषय लेकर आते हैं जो विषय हमारे युवा पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे समाज और हमारे देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह के अनेक विषयों में से एक विषय आज है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं अपनी टीम के साथ। ये विषय है एग्जामिनेशन सिस्टम और साथ में एजुकेशनल पैटर्न। नाउ बेसिकली द मीनिंग इज द क्रिएटिविटी, द बर्थ ऑफ क्रिएटिविटी इन एजुकेशन and in turn it gives to a form of examination pattern also, because unless we have a good examination pattern we cannot produce good results। और अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक अच्छा एग्जामिनेशन पैटर्न, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे विश्व भर में सर्वप्रथम ये जो मॉडर्न एग्जामिनेशन सिस्टम है इसकी शुरुआत की थी हेनरी मिशेल ने। लेकिन यदि हम प्राचीन काल में जाके देखें अपने प्राचीन ग्रंथों में तो देखेंगे अग्नि परीक्षा और ऐसी कई परीक्षाएं ली जाती थी और उन परीक्षाओं के पास होने के बाद ही कोई पद प्राप्त होता था, यानी उस पद को प्राप्त करने के लिए परीक्षाओं के मार्ग से गुजरना जरूरी था। एक सफल व्यक्तित्व के लिए परीक्षा देना जरूरी है और हर चरण हर स्टेज पर अच्छी परीक्षा ली भी जानी चाहिए और अच्छी परीक्षा छात्रों को देनी भी चाहिए। परंतु ये परीक्षा का सिस्टम कैसा हो? क्या ये ऐसा है कि समय समय के साथ इसमें परिवर्तन आना चाहिए, या फिर वही सिस्टम हैकनीड सिस्टम जो कई वर्षों से चला आ रहा है, वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट इट इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और शुड वी गो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज देयर इज अ चेंज इज रिक्वायर्ड। और आज इन्हीं सारे विषयों पर बात करने के लिए हम चलते हैं अपनी टीम के साथ। सर्वप्रथम मनीष सोनी की ओर कैमरा। सर, अगर एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए तो सर बहुत मूलभूत परिवर्तन होने को है। आपने जैसे कहा कि ब्रिटिश काल में ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये शुरू हुआ था, तो सर हमें उसके पीछे के उनके मोटिव को भी समझना चाहिए कि ये जो परीक्षा पैटर्न था और ये जो एजुकेशन पैटर्न था ये किस उद्देश्य से उन्होंने लागू किया। उनको चाहिए था अपने यहाँ काम करने वाले नौकर, चाहे वो बाबू हो, क्लर्क हो या फिर जो भी हो, उनको सबऑर्डिनेट चाहिए था। बॉस के लिए आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं तैयार हुआ जो इनिशिएटिव लेके, जो कहना चाहिए, जो आपने बताया कि पहले जो परीक्षाएं होती थी वो इस तरह की प्रैक्टिकल परीक्षा होती थी कि वहाँ राजा जन्म लेते थे, लेकिन अब जो परीक्षाएं होती हैं उनमें नौकर जन्म लेते हैं। तो कुल मिलाकर सर मूलभूत परिवर्तन होने का है। जैसे आज अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स की हमारे यहाँ भारी कमी है। आज एक भी ऐसा इंजीनियर्स नहीं है जो जेट का इंजन बना सके। आज एक भी ऐसा इंजीनियर्स नहीं है जो थोरियम पे वर्क कर सके। दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार हमारे पास है, लेकिन एक भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो उस पर इनिशिएटिव लेके वर्क कर सके और उसका यूज कर सके। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन पैटर्न है वो सबऑर्डिनेट पैदा करने वाला एजुकेशन पैटर्न है, जो केवल आदेश को सुनेगा और उस पर काम करके उनको काम करके देगा। लेकिन नई चीजों को इन्वेंट करने के लिए या फिर कहना चाहिए सेना में भर्ती होने के लिए, स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, या फिर कुछ भी इस तरह के जो वर्क होते हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, जहां जाके आप परफॉर्मेंस कर सकते हो और वहां पे आप लीडर बन सकते हो। सर ये लीडरशिप की जो हमारे यहाँ कमी है ये बहुत बहुत ज्यादा कमी है। हमारे यहाँ सब सबऑर्डिनेट बनना चाहते हैं, कोई मुझे आदेश दे तो उस आदेश को मैं पूरा करूं। मनीष, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, वो ये है कि एक समय था जब हमारे देश में रेनेसां का टाइम आया, पुनर्जागरण का टाइम आया, और ये पुनर्जागरण का समय इसलिए आया कि इस वक्त अंग्रेजों ने अपने वर्चस्व का इस्तेमाल, अपने सांस्कृतिक वर्चस्व का इस्तेमाल किया। मुझे याद आता है वो नाम, जो नाम है दयानंद सरस्वती का, और उन्होंने कहा कि गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर वापस चलें क्योंकि उनमें ही कहीं ना कहीं विज्ञान भी है और ज्ञान भी है। नाउ जब इसी प्रकार जब हम अपनी शिक्षा पद्धति की बात करते हैं और अपने परीक्षा पद्धति की बात करते हैं तो मुझे याद आता है मौर्य काल का वो समय जिसमें एक पद हुआ करता था अमात्य। नाउ अमात्य एक सिविल सर्वेंट होते थे और वहां से महामात्य बनाए जाते थे और फिर मंत्री परिषद में शामिल किए जाते थे। लेकिन वो जो सिविल सर्वेंट्स थे उनके सिविल सर्वेंट्स बनने के पहले दो प्रकार की परीक्षा देनी पड़ती थी। एक उनका होता था चरित्र शुद्धम
और दूसरा ईमानदारी की परीक्षा। सो अग्नि परीक्षा जैसी कुछ चीजें थी। सो अग्नि परीक्षा की बात करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ए डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम क्रिएट करते हैं ऐसे लोगों को जो शासन चला सके ईमानदारी से और देश को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल सर, जैसे आज के समय सर जो माहौल चल रहा है युद्ध का और इसका, तो सर हम लोग देखते हैं कि अपना जो आर्मी में लोग जाते बाई चांस जाते हैं, या फिर जिनको कोई काम नहीं रहता वो कोशिश करते हैं। बाय बर्थ वॉरियर हमारे यहाँ नहीं है, जिनको शुरू से सिखाया जाए कि आपको युद्ध लड़ना है और आपको ये काम करना है। सबका ये साइड वर्क है, कोई मूल रूप से सुनार है, कोई मूल रूप से लोहार है, कोई मूल रूप से कुछ और, फिर वो जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगा। और जो बाय बर्थ वॉरियर रहते हैं उनका परफॉर्मेंस अलग रहता है। ऐसा हर प्रोफेशन के साथ रहता है। अगर आप एक साइंटिस्ट हो, साइंस के उसमें प्रैक्टिकल आपने जो एजुकेशन ली, उसके बाद इन्वेंशन आप करोगे, डेफिनेट है। लेकिन आपने पहले आर्ट लिया, फिर मैथ्स लिया, फिर ये लिया, फिर दूसरी फील्ड में जाओगे तो आपका परफॉर्मेंस वही रहेगा, क्योंकि बाय बर्थ आप उसके लिए नहीं बने हो, आपका मूल वहां से पैदा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं सर जो कहते हैं ना पार्ट टाइम वर्क, तो पार्ट टाइम वर्कर फुल टाइम वर्क करते हैं, तो रिजल्ट सर ये सिफर रहना ही है। और इसी वजह से हम लोग पिछड़े हुए, कहीं ना कहीं मूलभूत परिवर्तन एजुकेशन पैटर्न में प्लस एग्जामिनेशन पैटर्न में होना आवश्यक। अभी तक हम लोगों ने बातचीत में ये पाया कि देयर इज अ नीड टू हैव अ गुड एजुकेशनल सिस्टम, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ ग्रेटर नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन बाय विच अ स्टूडेंट passes and then gets into a proper field. So the system of examination is equally important, and after only this one can think of, but we have other people in the team. First we switch over to Sonam and let's see what Sonam has to speak on the topic. So nowadays, creativity in education is most important, because when we have creative mind, we can invent new things and generate new ideas in our mind. So we can walk on that path for our success. Okay, so creativity in education is important, but who will create this creativity? See, you have a syllabi. Now everybody reads that syllabus. Now who will create the creativity? So I think for the creativity, both are important. Like teacher and student, both are important for the creative mindset. This is what is very, very important. To have a creativity in a system of education, it is not merely important to have good students. It is also important to have good teachers who can create that creativity, because without that we cannot transfer the knowledge and filter the knowledge downwards to the students. Hari, what do you want to say on this? Sir, it is most important creativity in the exam, because sir, if we are taking any exam and any things also related to our study, so we should have a creative mind, because sir, we don't know what examination will ask, because sir, now they issue sir examination pattern, but they do not ask according to examination pattern. They have a different things and deeply things also. So we should have creativity, and so we should know everything ins and out and deeply also. Okay, so there should be a creativity and we should know ins and outs, and it is important part of the system. Monisha, do you want to say anything about this? Yes, sir. I think important of creativity in education. Focusing on thinking or working, this is creativity. Okay, so it's a kind of a creativity, basically means new forms of thinking, innovation in thinking, and all these things if are there, then only creativity takes birth. And this is what we think about creativity. Without creativity we cannot switch over to a good examination pattern. We have still some other people left in our group, and then we switch over to Purvi, and let's see what Purvi has to speak on it. So we should just not learn the concept, we should understand what is it, and we should nowadays people we should create a creative thinking in our mind. Like we should not just give the exam, we should teachers should say that storytelling should be there, role play and experiment should be there, so that students should explore more things and they should understand the concept in a deep way. मनीष, ये बात हमेशा बार बार आती है कि हमारे पास सिलेबस है, वही सिलेबस यहाँ भी पढ़ाया जाता है, किसी अन्य जगह पे भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको पढ़ाने के तरीके में क्रिएटिविटी जन्म लेती है और उसी का असेसमेंट हम करते हैं। तो जब हम एग्जामिनेशन सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं तो कहीं हमको अपने क्रिएटिविटी
को भी चेंज करना है, नए प्रकार से प्रश्न पूछने हैं, नए प्रकार से स्टूडेंट्स को सोचने के लिए तैयार करना है। सर जैसे बेसिक स्टडी की बात किया तो अप टू 10th आई नो दैट बेसिक स्टडी इज इम्पोर्टेंट, पर उसके बाद क्या है सर? उसके बाद ले देके पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप आ जाओ बायो में, अलग सब्जेक्ट बन गया, कॉमर्स में और आर्ट में। सर देयर इज नो इंडिविजुअल प्रोफेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए सर थिएटर का। आप 12th के बाद थिएटर लो ना, तो उसके बाद आप वाकई में बड़े कलाकार बनोगे। सब्जेक्ट होना चाहिए सर प्रॉपर साइंस, साइंटिफिक उसका एजुकेशन का, वो भी आर्मी ट्रेनिंग का, या इफ यू वांट टू बिकम आर्मी मैन देन यू हैव टू हैव इंडिविजुअल सब्जेक्ट। पर प्रोफेशनलिज्म अपने एजुकेशन पैटर्न में है ही नहीं। वो ले दे के वो एक खिचड़ी टाइप की बन जाती है, सब जानते हैं, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ये हमारे यहाँ सर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और इसी की वजह से कोई वाकई में मास्टर नहीं बन पाता। और एक लंबा अरसा जब एज का बीत जाता, हमारे यहाँ मास्टर कब होते हैं? +40। जब उनकी काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तब लोगों को कमांड आता है सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो विद सिंस 20 से जो शुरू होना चाहिए वो 20 साल बाद लोग उस पर पहुंच पाते हैं। तो ये सर एक बहुत बड़ा जो कहना चाहिए, आज हम दूसरे देशों से सालों पिछड़े हैं, उसकी वजह मैं यही समझता हूँ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें अपने शिक्षा व्यवस्था में नए विषयों का भी समावेश किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि बचपन में पढ़ा करते थे सौरमंडल के बारे में, और फिर हम सूरज के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, और आज भी किसी को ये याद नहीं है कि कौन से ग्रह कितनी दूरी पे है, कौन नजदीक है, कौन दूर है, लेकिन फिर भी नौकरियां तो मिल रही हैं। तो फिर उसके पढ़ने का औचित्य था क्या? और यदि था तो उसको क्यों नहीं इस तरह से पढ़ाया गया कि आज भी सबको याद हो? द सेम वे वी रिमेंबर द अल्फाबेट्स बट वी डोंट रिमेंबर द अल्फाबेट्स इन टोटलिटी। हिंदी के अक्षर यदि कहें आज भी बहुत लोग, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पैटर्न भी लिंक्ड है कहीं एजुकेशन सिस्टम से। तो एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा चेंज होगा तो एग्जामिनेशन सिस्टम भी चेंज होगा। बिल्कुल सर, एग्जामिनेशन शुड बी लाइक एग्जामिनेशन, नॉट लाइक अ केक वॉक। दिस टाइम एग्जामिनेशन बिकम लाइक अ केक वॉक। आप ये नहीं कर पाओगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ये नहीं कर पाओगे, देयर इज नो प्रेशर, देयर इज नो प्रेशर एट ऑल दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, you have to do preparation for examination. Examination is like a cakewalk. Whenever you want to do, you can attempt. Whenever you want to do, you can pass. Whenever you want to do, you can get job. This kind of thing should not be there. There should be certain age limit. There should be certain time limit. There should be certain your hard work time. If these kind of limitation will be there, then definitely students come out with their caliber, sir. Okay, right. This is what we are here, but still we have some more people. Like Hari wants to speak once again something. Yes, sir. I want to say something about against Manish sir. What Manish sir has told. Sir, there has a limit, age limit and pattern limit also, and a syllabus fix also there have. And sir, examination is not a cakewalk. Sir, it is a moonshot bird. Also, nobody can pass the exam easily. So they will have to do hard work, and after they also fail the exam. No, but do you not think that examination system has to undergo a change? Yes. परीक्षा लेने की पद्धति में भी परिवर्तन आना चाहिए। Yes, sir, but gradually, like UPSC has the change the method, and UGC also has the change the method, and some like PSC also has the change the method. But gradually they are changing in their self also. एक एग्जामिनेशन सिस्टम में कौन कौन से दो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं? यदि मैं बात करूं एग्जामिनेशन सिस्टम की, एक स्टूडेंट है और दूसरा टीचर है। टीचर वो जो क्वेश्चंस क्रिएट करता है, स्टूडेंट वो है जो उसका आंसर करता है। ये काम टीचर का है कि वो किस प्रकार के प्रश्न क्रिएट करे ताकि स्टूडेंट्स नए सिरे से सोचना शुरू करें और लिखना शुरू करें। Yes, sir. This is the work of teachers, and students also. They should also have a great mind, and they should learn a new thing. जब एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय की बात आती है और एक साधारण विश्वविद्यालय की बात आती है, तो मैं यहाँ अपने दर्शकों और श्रोताओं को बताऊं कि दोनों विश्वविद्यालयों में जो मूल अंतर होता है वो क्या होता है। विषय वही होते हैं, सब्जेक्ट वही होता है, कहानियां वही होती हैं, सिलेबस वही होता है, लेकिन इसको पढ़ने और पढ़ाने के तरीके बदल जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक किसान हुआ करता था जिसके पास 4 गधे थे।
अब इस किसान और गधे से संबंधित एक पूरी पूरी कहानी ये दोनों जगह यदि पढ़ाई जाती है तो जरा देखें दोनों के असेसमेंट में क्या अंतर पड़ता है। एक साधारण से विश्वविद्यालय में जब पेपर सेट किया जाएगा तो पूछा जाएगा उस किसान के कितने गधे थे, किस किस रंग के थे, कौन कौन सा काम करते थे, कब किसको किस काम पे लगाया जाता था, सुबह कौन उठते थे, शाम में कौन उठते थे। लेकिन जब इसी प्रश्न को एक अच्छे विश्वविद्यालय में डाला जाएगा तो पूछा जाएगा कि उस गधों के कारण उस किसान की आर्थिक व्यवस्था पर क्या परिवर्तन आया, उन गधों ने किसान की सोच को और कार्य करने के तरीके को किस प्रकार से प्रभावित किया। ये दोनों प्रकार के प्रश्न दो तरह के स्टूडेंट्स को क्रिएट करते हैं। यदि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक एंड दैट इज अ टीचर क्रिएट्स अ क्वेश्चन व्हिच मेक्स स्टूडेंट थिंक। आप कभी यूपीएससी के मनीष मैंने अभी देखे कुछ हिंदी के क्वेश्चंस, ऐसे के क्वेश्चंस जिसमें मैंने अक्सर एक बात कही कि एक प्रश्न था कि बंदरगाह पे खड़ा हुआ नाव सुरक्षित है परंतु वो नाव नहीं है। नाव तो तब होता है, जहाज तो तब होता है जब सागर के वक्ष स्थल पे पहुंचता है। तो जब द एंकर वहां पड़ा हुआ है तो फिर दैट इज नॉट सो। कुछ कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि सर जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है सर वो एनालिटिक एजुकेशन है। जैसे आपने कहा कि उससे क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, कलर सब बता देंगे, ये सब बता देंगे। यही अंतर सर जो पुराने जो एजुकेशन पैटर्न में था और वर्तमान में जो एजुकेशन पैटर्न है उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि एग्जामिनेशन जो सिस्टम है सर ये कमा लायक केक वॉक। आप 2 सेमेस्टर में एग्जाम दो, आपको एडिकेटी आ गई आप फिर दे दो, आप कहीं रुक जाना नहीं दे दो, कहीं आप फिर से मींस you have several options. But I think that in this kind of pattern, how can you prove yourself that I can read out the whole syllabus and one day I go and perform? Where is competition? है ना, कंपटीशन कहाँ है सर? कहीं नहीं बचा। कुल मिला के आप एक जो कहना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स के अंदर जो उत्साह होना चाहिए, जो उमंग होना चाहिए, जो काम को लेके पैशन होना चाहिए, वो अपने आप ही उसका मोरल डाउन करता है। Okay, there is another question to Purvi. Purvi, we sometimes feel that there is a change in everything which you see in your world. कुर्सी बनने के तरीके बदल गए, किताबों के तरीके बदल गए, मोबाइल चेंज कर गया, दुनिया बदल गई, क्लाइमेट चेंज हो गए, सारी चीजें चेंज हो गई। एग्जामिनेशन पैटर्न वैसे ही है। 3 की जगह 5 क्वेश्चन, 5 की जगह 2 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव, कभी दोनों मिक्स। तो इससे क्या फायदा हो रहा है? Sir, because some of the people don't want change, they just want that change should come, but they just don't take a stand that change should be there. But I think that teachers should create questions such as case study based questions, so that these questions students thinking we will see how they have performed in the exam, and some more questions related. मुझे याद है इस प्रकार का एक क्वेश्चन था कि प्राचीन भारत को जोड़ दिया मध्यकालीन भारत से और प्रश्न बना दिया कि अशोक ने अपने कार्यों से मोहम्मद बिन तुगलक को आच्छादित कर दिया। नाउ ये दो जो व्यक्ति अशोक प्राचीन भारत पढ़ा है, मध्यकालीन भारत पढ़ा है, उन दोनों को ये मिला के आंसर करना पड़ेगा। इसका आंसर किसी किताब में नहीं है। कहा कि आप बैठो, जहां जो भी लाइब्रेरी जो भी किताबें नकल करनी है करो, लिखो। यहाँ कहीं ना कहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत वही बात है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता? हाँ, कब समुद्रगुप्त था, कब नेपोलियन था। और ये प्रश्न सर ये जो डेमोक्रेसी है ना सर, वो एजुकेशन पैटर्न में भी लागू हो गई। सहूलियतें चाहिए यहाँ पे सर, स्टूडेंट्स को भी सहूलियतें चाहिए, टीचर्स को भी सहूलियतें चाहिए। सहूलियत से काम होता रहे और इजीली चलता रहे। जो सर एक कहना चाहिए जो एग्जाम जैसा होना चाहिए, इसमें वाकई में जो विद्यार्थी उसके पूरे जो कहना चाहिए सर्वांगीण विकास का परीक्षण होना चाहिए, वो सब एक तरफ उठा के रख दिया गया। क्योंकि यहाँ पे सब जगह वो जो कहते हैं डेमोक्रेसी हावी हो रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी अच्छी बात है, लेकिन सहूलियतों के साथ भी अगर परीक्षाएं होने लगी तो सर उसका क्या भविष्य रहेगा सर, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोनम, I have seen PSA in exam, that is problem solving assessment. In this exam, we have books and we have open book exam. So we unable to find the answers despite we have books in front of us. Okay, so this is what I say. We have a system called open book examination. But why is it so? It is because the question is created in such a way
which will not allow you to cheat it from your book. Yes. You have to think and write. आपको उस प्रश्न का उत्तर किताबों में नहीं मिलेगा, आप किताब खोल लें, आपको सोचना पड़ेगा, और जब तक आप सोचने पे मजबूर नहीं होंगे तब तक आप आंसर नहीं कर सकते हैं। Yes. तो क्या ऐसा नहीं लगता मनीषा कि हमें जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो 365 डेज का होना चाहिए, हर दिन असेसमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का? यस सर, होना चाहिए ऐसा। और फिर आई थिंक टीचर्स को टीच भी ऐसा करना चाहिए कि उसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू टीच करेंगे, शायद तो स्टूडेंट्स में मतलब लर्निंग ज्यादा Okay, right. Yes, So I want to just give answer of your question that in problem solving assessment we have to apply our practical knowledge as well as we have the knowledge and we have the clarity and concept of that topic. ओके मनीष, हमने अक्सर देखा कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को एनुअल एग्जामिनेशन के रूप में बांटा गया, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को क्वार्टरली एग्जाम में बांटा गया, हाफ ईयरली एग्जाम में बांटा गया। लेकिन यदि अच्छे विश्वविद्यालयों के इस पैटर्न को फॉलो किया जाए कि हम वीकली एग्जाम लेंगे और वो वीकली असेसमेंट होगा और वीकली उसके नंबर ऐड होंगे, तो इससे दो फायदा होगा। एक तो स्टूडेंट्स रेगुलर हो जाएंगे क्योंकि वो एक मिस कर जाएंगे, स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और स्कूल्स में रेगुलर हो जाएंगे और क्लास में भी वो चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करें। सर वीकली एग्जाम और ये क्वार्टरली एग्जाम और 6 मंथली एग्जाम, सर जिस पैटर्न में मैंने पढ़ा है सर, हम लोग भी सर मंथली एग्जाम देते थे, फिर उसके बाद क्वार्टरली था, फिर 6 मंथली था, फिर लेकिन जब हम लोग फाइनल एग्जाम देते थे तो पूरा कोर्स रहता था। अभी जो फर्स्ट मंथ का कोर्स है वो अलग हो जाता है, फिर अगले मंथ आप नई पढ़ाई करो, नया एग्जाम दो, फिर नई पढ़ाई करो, बहुत छोटा छोटा हो गया, छोटा पढ़ो छोटा एग्जाम दो, तो वो सब छोटा आदत बन गया। जो एक कहना चाहिए जो डेवलपमेंट होता था, जो हमारे माइंड को शार्प बनाता था, हमारे माइंड को ब्रॉड बनाता था कि एक साथ आप इतना सारा अपने दिमाग पे मटेरियल रख के फिर उसको उस पे एग्जाम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं सर एग्जाम का जो परसेंटेज था वो भी कम होता था, वहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता था, और वहां पे सर जो लड़के निकल के आते थे, जो स्टूडेंट्स निकल के आते थे, वो भी क्वालिटी वाले होते थे सर। So I think, sir, this kind of exam pattern, I think sometimes it's good, but when it's a connect with each another, जो डे फर्स्ट में आपने पढ़ाई किया, आप लास्ट साल के अंत में अगर उसको भूल रहे हो तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं। एग्जामिनेशन में एक और बहुत मजेदार सी चीज होती है और उसको जानने के लिए हम कैमरा लेके चलते हैं रिनी पर। नाउ एग्जामिनेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है एग्जामिनेशन सिस्टम में नर्वसनेस। नाउ इसको लेकर अक्सर हमारे अंदर नर्वसनेस बना आता है। रिनी से जानने की कोशिश करेंगे, रिनी ये नर्वसनेस क्यों होता है एग्जामिनेशन सिस्टम में? क्योंकि सर पहले से अपन तैयारी नहीं करते हैं एग्जाम के लिए, पहले से अपन तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, डेली उसको लर्न करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सत्य है कि स्टूडेंट रेगुलर अपने स्टडीज के टच में नहीं होते हैं। हाँ, रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं, इसलिए उनको नर्वसनेस फील होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या इसका ये भी कारण है कि एग्जामिनेशन को हमने बुक में रखा है सिर्फ, इसलिए स्टूडेंट नर्वस होते हैं। यदि उसको हम प्रैक्टिकल चेंज करें तो शायद उतनी नर्वसनेस ना हो। हाँ सर, प्रैक्टिकल करेंगे, उस पर वर्क करेंगे तो उतनी ज्यादा नर्वसनेस नहीं। तो इस रूप में स्पोर्ट्स में लिए गए एग्जामिनेशन बेटर है क्लासरूम एग्जामिनेशन से? सर दोनों बेटर है, क्योंकि स्पोर्ट्स में हम एक्टिविटीज बेस्ड करते हैं। तो डू यू थिंक दैट एग्जामिनेशन शुड बी नाउ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी बेस्ड? यस इट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड। तो एक्टिविटी बेस्ड एग्जामिनेशन का बेसिक फायदा क्या होगा? अच्छे से सीख पाएंगे, दिमाग और मतलब अच्छे से काम कर पाएगा और प्रैक्टिस होगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्स का मैं रखना चाहूंगा और उस पर तुम्हारी रिएक्शन लेना चाहेंगे। होम साइंस होता था और होम साइंस में अक्सर मनीष कहते हैं होम साइंस में लोग क्या करते थे, खाना बना के देखते थे, टेस्ट करते थे। नाउ डू यू थिंक दैट ऑल पेपर शुड बी एक्टिव, सम ऑफ द पेपर शुड बी एक्टिविटी बेस्ड? यस सर, देखो पढ़ेंगे खुद, घर पे वर्क करेंगे, क्लास से पढ़ के आए हैं, कोचिंग से पढ़ के आए हैं, तो यदि घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, खुद से प्रैक्टिस। Right, Manish. Now the question is to you that do you think activity-based exam is much better than the traditional hackneyed system that we have been following for long? Yeah, sir. I think for this kind of education pattern, practical examination should be there, but it's become kind of a formality. On the name of project, on the name of practical, on the name of visiting different kind of place and area, formality is going on because those persons who are responsible for that, they are not implementing this kind of pattern. In that way, where it's start from teaching students.
So somewhere or the other, implementation of education is also very important. Okay, so last questions to all of you. One by one, we'll switch over to first to Hari, and let's see what Hari has to speak. Hari, any innovation that you think should be brought about in examination pattern? Yes, sir. Firstly, sir, we should has great mind and we should think beyond the box, and we should not think whatever available in the box and only that thing we will depend on that thing. But we should think something others also, and if we are getting any other things in examination. Okay, Sona, anything innovative that we should do in examination I system? think continuous assessment is the best evaluation for any student. Right, continuous second- and real continuous assessment. Yes, sir. That as you have mentioned, that weekly examination system is good for evaluation, and second is practical learning is important. True. For practical learning and practical knowledge apply करना भी आना चाहिए. Okay, practical knowledge learning ही नहीं, इसको apply करना भी. That's very very important suggestion. And Purvi, Sir, when we study the concept practically, when we study practically, we memorize the concept in a better way instead of just learning. okay, we should try to learn it in a better way. And final comment from Manish. Let's see what Manish has to speak. Sir, I would like to quote here cricket. I have found that there's a two kind of players there. One is good learner. They know what is cover drive, what is straight drive, all rules and regulations they mug up. But when performance is there, when tough matches going on, they can't perform. But the second kind of player is there. They know how to perform in adverse condition. They hold their nerves and they perform and they win the match. So I would like to you mention here, don't make a good learner, make a good performer. They can perform practically whatever work they are doing. If they are in army, they perform better. If they are in scientific science field, they perform, they invent. If they are good artists, so they perform in theater and other artists. So I would like to mention here that we have to develop this kind of examination and education system where good performer, good learner should be there, but good performer should be there. Like you see, you have to be a good performer, better than a learner. यही बात बहुत महत्वपूर्ण है. और इस रूप में हम यहाँ पे आज अपने डिबेट को अंत करने से पहले एक दो बातें बहुत महत्वपूर्ण अपने श्रोताओं से, स्टाइल रेडियो 90.4 FM चैनल के श्रोताओं से और बुंदेलखंड एक्सप्रेस के दर्शकों से कहना चाहेंगे कि देखिए, दो चीजें हमेशा अपने जीवन में याद रखें, खासकर जितने भी छात्र छात्राएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं. पहली तो चीज ये है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन आपका बहुत क्लोज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप कंसंट्रेशन के रूप में यूज कर सकते हो जब पढ़ाई की बात हो. और फिर उसकी एक्टिविटी, उसका परफॉर्मेंस, उसकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये पुरानी कहावत है लेकिन आज भी बिल्कुल नहीं है. सो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट वॉट एवर यू वांट टू लर्न. और ये दोनों चीजें जब आपके पास आएंगी तो नॉलेज आएगा. और जिस दिन आपके पास नॉलेज आया, आप इस जहां के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति होंगे. धन्यवाद हमें सुनते रहने के लिए, हमें देखते रहने के लिए. हर सप्ताह हम आपके बीच आते हैं कोई नए टॉपिक लेकर. अगले सप्ताह फिर एक नई टॉपिक लेकर आपके बीच आएंगे. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. धन्यवाद.